वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? बोलिए यस सर, बोलो फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं। आज आईटीसी का सेक्शन 18, क्योंकि सेक्शन 16 हो गया, सेक्शन 17 हो गया जिसमें हमने ब्लॉक क्रेडिट और रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट सब कुछ हमने देखा यहाँ पे। और अब देखेंगे आज सेक्शन 18 जो स्विचिंग से रिलेटेड है, और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो रहेगा पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे होंगे तो मैं पहले ही कह देता हूं कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, जिसकी सारी जानकारी मैंने लेक्चर 00 या लेक्चर 01 में दिया है। इसके पहले के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज में। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो टेलीग्राम लिंक जो है आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं डेली जीएसटी बाइट्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूं, और कभी कभी यस आपसे बातचीत करने की आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लास्ट मंथ में इंस्टा पे आऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया जितना कम से कम हो उतना कम से कम यूज करो। मैं क्या होगा तो सैटरडे या संडे ये दोनों में से कोई एक दिन होगा जो जिसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आपको मेरा इंस्टा ज्वाइन करना है, और मेरा इंस्टा जो है वो है CA_Vishal_भट्टड़। ठीक है, और मैं आपको एक बात कह दूं कि डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी है, ये डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हमारा रिवीजन स्टार्ट करें। आर यू रेडी? बोलिए हाउस द जोश। हाय सर। चलो अब देखते हैं सेक्शन 18, अवेलमेंट और रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अवेलमेंट और रिवर्सल ऑफ आईटीसी यहां पे यस दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 18(1) और 18(2) जो बात करता है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की, और उसके बाद में यहाँ पे 18(3) जो एक ट्रांजिशन फेज के लिए है, और फिर हम देखेंगे 18(4). बहुत सी बार प्रैक्टिस करते वक्त हमारे सामने चार सिचुएशंस आती है। पहली सिचुएशन ये आती है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो सेक्शन 18 में सबसे पहले ये सिचुएशन आती है कि कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी लेना चाहता है, ओके, या लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो पहले दो सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं कि यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, मतलब आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, और अब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। या सेकंड जो है, यहां पे आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए हो। अब लॉ क्या कहता है? सेक्शन 18(1)(a) कहता है कि अगर आप जो है यहां पे लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में हो और आप 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो वो सिचुएशन में हम आईटीसी के कुछ बेनिफिट्स आपको देंगे। अब या फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में जब आपकी आरसी आएगी उस दिन कुछ होगा। अब देखो उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि देखो जब तक आप थ्रेशोल्ड में थे या नॉन रजिस्टर्ड थे आपको आईटीसी नहीं दिया। क्योंकि सेक्शन 16(1) के हिसाब से रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकता है। इसलिए जब तक आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख होगा, थ्रेशोल्ड में होगा, या आप अनरजिस्टर्ड थे, उस पीरियड में आपने ना इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस जो भी परचेस किया होगा उसका आपने आईटीसी नहीं लिया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो मिलेगा भी नहीं। ओके, अब इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन होते हो, ध्यान सुनिएगा, आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन होते हो या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, तो जिस दिन आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए और आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया, ये बेनिफिट तभी आप जब आप 30 डेज में अप्लाई कर दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो गवर्नमेंट जो है आपको क्या बेनिफिट देने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट कहती है कि जिस दिन आप स्विच हो रहे हो फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, उसके पहले दिन, आई रिपीट, उसके पहले दिन, वॉट एवर द इनपुट इन स्टॉक, उस दिन स्टॉक इनपुट का स्टॉक लो,
इनपुट्स इन सेमी फिनिश गुड्स यानी आपका WIP और इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स विच आर इन स्टॉक, ऐसे फिनिश गुड जो स्टॉक में उसके इनपुट्स, आपको इनपुट्स का क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। यानी यू आर एंटाइटल टू टेक द ITC ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का ITC आप ले सकते हो। हाँ, तो इसके पहले जो कंज्यूम किए थे उसके ITC नहीं, जो स्टॉक बचे रहे उसका ITC, क्योंकि अब ये स्टॉक से जो गुड्स बनेगा ओके वो यहां पे आई रिपीट ओके तो यहां पे जो स्टॉक आपका गुड्स बचेगा वो स्टॉक का क्रेडिट दिया है, क्योंकि उससे अब टैक्सेबल गुड्स बनने वाले। पर ख्याल रहे ये दो सिचुएशन में, जो रजिस्ट्रेशन वाली सिचुएशन है लायबल टू या वॉलंटरी सिचुएशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसमें सिर्फ इनपुट का ही स्टॉक का क्रेडिट है, कैपिटल गुड्स के स्टॉक का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड पीरियड में अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है तो आपको कभी ITC नहीं मिलेगी, नॉट नाउ नॉट इन फ्यूचर। इसलिए लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि बहुत बड़ा हेवी मशीनरी है तो वो क्या करते हैं, वो पहले ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, सो दैट कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले सके। लेकिन स्विचिंग जिस दिन स्विच हुआ उसके पहले दिन ओनली इनपुट का ही क्रेडिट आपको मिलेगा। ओके, तो अगर आप पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, मतलब आप लायबल हुए फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ओके किस दिन के स्टॉक का दिया जाएगा, ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या, जिस दिन आप स्विच हो रहे हो उसके पहले दिन इनपुट का जो स्टॉक होगा उसका ITC दिया जाएगा। और अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में हो, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया, तो जिस दिन आपकी RC आएगी, रजिस्ट्रेशन आएगा, ओके RC आएगी, उसके पहले दिन जो है ओके जो स्टॉक रहेगा इनपुट्स का उसका ITC दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट ओके इंपॉर्टेंट कमेंट, ये सारे बेनिफिट सभी है अगर आपने 30 डेज में अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन है और आपने 30 डेज में अप्लाई किया होगा तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे क्लॉज A और B में। ये तो रजिस्ट्रेशन वाली केस हुई। अब देखो कभी कभी हमारे सामने ऐसा भी क्लाइंट आता है, और वो क्या, वो क्लाइंट पहले कंपोजिशन लेवी में था, हो सकता है कि उसने वॉलंटरीली कंपोजिशन लेवी छोड़ दी, या फिर ओके उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख, 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस हो गया। ठीक है, तो वो नॉर्मल स्कीम में आ गया, मतलब पहले कंपोजिशन में था फिर नॉर्मल में आ गया। या फिर ओके सिचुएशन D, पहले एग्जम्पशन में था फिर नॉर्मल में आ गया। तो अब देखो यहां पे भी क्या हुआ होगा कि जब आप कंपोजिशन में थे तब आपने इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि यहां सेक्शन 10(4) क्लियरली ब्लॉक करता है कि आप ITC नहीं ले सकते कंपोजिशन स्कीम में। तो वो पीरियड में आपने कोई ITC नहीं लिए होगे, आपने यहां पे ITC नहीं लिए होगे। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहां आप जब एग्जम्प्टेड पीरियड में होगे और फिर आपका सप्लाई टैक्सेबल हुआ तो एग्जम्प्टेड पीरियड में आपने ITC नहीं लिए होगे। ओके, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, वो सिचुएशन में जब आप स्विच होगे, कम ऑन मैं आपका ध्यान जाऊंगा। ओके, मतलब पहले आप जो थे देखो पहले आप जो है कंपोजिशन में थे, एग्जम्पशन में थे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि आपका कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गया और आप नॉर्मल में आ गए, या फिर आपका जो है एग्जम्पशन विड्रॉ हो गया और आप नॉर्मल में आ गए। तो जिस दिन स्विच हो गए उसके प्रीसीडिंग डेट को, यानी उसके पहले दिन इनपुट का कोई स्टॉक होगा, ध्यान से सुनिएगा, इनपुट का कोई स्टॉक होगा, ओके मे बी स्टॉक में होगा, सेमी फिनिश गुड्स में होगा, या वो इनपुट जो फिनिश गुड्स सेल इन स्टॉक है उसके ITC आपको दे दिए जाएंगे, पर स्टॉक के ही दिए जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सिचुएशन C और D में ओके कैपिटल गुड्स का भी, यानी अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के पीरियड में कोई कैपिटल गुड्स खरीदा होगा या एग्जम्पशन पीरियड में कोई कैपिटल गुड्स खरीदा होगा जिसका ITC आपने नहीं लिया होगा, तो ठीक है, जिस दिन स्विच हुआ उसके पहले दिन जो है ओके यहां पे कोई कैपिटल गुड्स का स्टॉक पड़ा होगा उसका भी ITC मिल जाएगा। लेकिन ये कैपिटल गुड्स का स्टॉक का ITC गवर्नमेंट क्या कहती है, ये कैपिटल गुड्स का स्टॉक का ITC गवर्नमेंट कहती है पूरा नहीं देंगे, आई रिपीट पूरा नहीं देंगे। तो जो कैपिटल गुड्स का GST था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ध्यान से देखिएगा 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, ओके उसका ही हम आपको ITC देंगे। ओके ध्यान से सुनिएगा। ओके मतलब क्या, मतलब यहां पे एक एग्जांपल लेके बताओ। ओके 5% यानी ITC -5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, मतलब आपने कैपिटल गुड्स खरीदा और आपने कैपिटल गुड्स खरीदा, एग्जांपल लो 10th जनवरी ओके
22 को आपने कैपिटल गुड्स खरीदा। चलो उसके बाद में आपने ये कैपिटल गुड्स खरीदा तो इसके ऊपर जीएसटी जो था वो जीएसटी 5 लाख रुपए था। ओके, आपने आईटीसी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि ये कैपिटल गुड्स यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के लिए या एग्जाम के लिए था, इसलिए आपने उसका आईटीसी नहीं लिया। लेकिन अब वही कैपिटल गुड्स डेट है यहाँ पे 20 अगस्त 2022 को वही कैपिटल गुड्स जो है अब यूज हो रहा है, लेकिन आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई और आप नॉर्मल में आ गए, या आपका एग्जम्पशन था वो विड्रॉ हो गया और आप नॉर्मल टैक्स में आ गए। तो 20 तारीख को स्विच हुए, तो उसके पहले 19 अगस्त 22 को आपका जो कैपिटल गुड्स है इनपुट का तो स्टॉक का मिलेगा, जो कैपिटल गुड्स स्टॉक में हो गए उस कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा। कितना? कि वो कहते हैं कि जो 5 लाख रुपए मिलने वाला था पूरा नहीं देंगे भाई, कुछ पीरियड के लिए तो हमने कंपोजिशन में यूज किया ना, एग्जाम्पशन में यूज किया ना, तो 5 लाख माइनस 5% पर क्वार्टर से रिड्यूस करेंगे। अब 5% पर क्वार्टर कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं। कैलेंडर क्वार्टर लेने मतलब क्या? पहला कैलेंडर क्वार्टर कौन से मंथ में खरीदा था? जनवरी में, इसलिए तो कैलेंडर क्वार्टर भी जनवरी से चालू होता है। यानी कैलेंडर क्वार्टर कौन से? अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, तो ये कौन से क्वार्टर में खरीदा हुआ है? कैलेंडर क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल में जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, तो 1 1 1 ऐसे 3 क्वार्टर हो गए। तो आपको 5% पर क्वार्टर, तो आपको 3 क्वार्टर के इंटू 3 क्वार्टर्स, यानी आपको 15% कम करने पड़ेंगे। अब 15% कम कर रहे मतलब 4,25,000, आई रिपीट 4,25,000 जो है यहाँ पे वो आपका 15% यानी 4,25,000 होगा। ये जो है ये आईटीसी अलाउ हो जाएगा, यानी 5% को कम करके जो बचा उतना आईटीसी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये था बेटा, आपको कैलेंडर क्वार्टर लेना है और 5% पर क्वार्टर से आपका इनपुट टैक्स रिड्यूस करके मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम हो, अगर कंपोजिशन स्कीम होगी तो कौन सी डेट का स्टॉक देखना है आपको? तो डे बिफोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही लायबल अंडर नॉर्मल स्कीम, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन बिकम टैक्सेबल। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको लास्ट डे का डेट देखना है, जिस उस दिन क्या स्टॉक था उसके आईटीसी आपको दे दिए जाएंगे। डिक्लेरेशन आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, और अगर 2 लाख के ऊपर यह अमाउंट होगी आपकी सी और डी क्लॉज में, ध्यान सुनिएगा, सी और डी क्लॉज में अगर आपकी अमाउंट 2 लाख के ऊपर होगी तो सीए का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए, ये तो हमने देखा, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेक्शन 18(2) कहता है person is entitled to take ITC if supply of inputs or capital goods person is not entitled to take ITC of inputs or capital goods if supply of that inputs or capital goods after expiry of the date issue of tax invoice। मतलब क्या? मतलब ये ख्याल रखना कि जिस दिन स्विच हुआ, जिस दिन आप रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आए, वॉलंटरी रजिस्टर की आरसीआई, या फिर कंपोजिशन से नॉर्मल में आए, या फिर आपका एग्जम्पशन नॉर्मल में है, तो इस दिन जो भी इनपुट का स्टॉक होगा, ख्याल रहे, जो भी इनपुट का स्टॉक होगा, या सेकंड केस में इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स का स्टॉक होगा, उसके आईटीसी मिलेंगे। लेकिन इसके इनवॉइस की डेट, ध्यान सुनना, इसके इनवॉइस की डेट लास्ट 1 ईयर में होनी चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, आपका स्विचिंग हुआ 20 अगस्त 2022 को, तो आपकी स्विचिंग डेट जो होनी चाहिए पिछले साल, यानी यहाँ पे 21 अगस्त 2021 को तक के इनवॉइस चलेंगे, उसके पहले के ओल्ड इनवॉइस हो गए तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी यहां पे कहा गया कि आपका ओल्ड स्टॉक होगा तो आईटीसी नहीं दिया जाएगा। नाउ आपका एक सवाल हो सकता है, क्या सर इनपुट सर्विस का नहीं मिलता है? कि नहीं, सेक्शन 18 जो अप्लाई होगा, वो जो स्टॉक की क्रेडिट देता है आपको स्विचिंग के वक्त, वो सिर्फ इनपुट्स का देता है और कैपिटल गुड्स का देता है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन वाली केस होगी तो ओनली इनपुट का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। और कंपोजिशन और एग्जम्पशन से नॉर्मल स्कीम होगी तो आपको जो है इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी दिया जाएगा। चलिए, ये था सेक्शन 18(1) और 18(2). समझा क्या? बोलिए यस सर। समझा होगा तो अपना काम कीजिएगा, आपको पता है आपको क्या करना है। यस समझा होगा तो जोर से बोलिएगा यस। जिसने लाइक कर दिया, ओके नहीं किया हो तो थंब दीजिएगा।
समझा होगा तो लाइक करके बताओ, लाइक ऑलरेडी कर दिया होगा तो थंब देके बताओ। वन ईयर जो है हम ये डेट के बैक जाएंगे, यानी जिस दिन स्विचिंग हुआ, ध्यान सुनिएगा, जिस दिन स्विच हुआ उसका बैक, यानी उसका बैक 1 ईयर में आपका यहां पे परचेस होना चाहिए। उसके पहले का परचेस होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। वेरी गुड, चलो उसके बाद में सेक्शन 18(3) क्या कहता है कि अगर आप यहां पे आपका बिजनेस सेल कर देते हो, अमलगमेंट करते हो, लीज पे देते हो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस या डीमर्ज करते हो, ध्यान सुनिएगा, डीमर्जर करते हो, पहले आते सेल वगैरह कर देते हो, मतलब आपने किसी को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया या अमलगमेंट कर दिया, बिजनेस लीज पे दे दिया, तो वो सिचुएशन में जो नया बंदा है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल ट्रांसफर इज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू ट्रांसफरी, मतलब जो नया बंदा है ट्रांसफरी, ट्रांसफरी को आपके लेजर में। अब बहुत सी बार ये क्लाइंट के सवाल होते हैं कि सर मैंने बिजनेस बेच दिया तो मेरा आईटीसी क्या सामने वाला कंटिन्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसकी कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करेगा तो सामने वाला उसको कंटिन्यू कर लेगा। उसके बाद में इन केस ऑफ डीमर्जर, ध्यान सुनिएगा, डीमर्जर मतलब क्या होता है? डीमर्जर मतलब आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे यूनिट्स है, उसमें का एक यूनिट आप बेच रहे हो, पूरा बिजनेस नहीं बेच रहे हो, एक यूनिट बेच रहे हो। तो आप अगर अपना एक यूनिट बेच रहे हो तो क्या जो भी वो आपका नया यूनिट खरीद रहा है, डीमर्ज यूनिट, क्या उसको वो आपका आईटीसी ले पाएगा क्या? यस, लेकिन इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू ऑफ असेट, इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू ऑफ असेट, और वैल्यू ऑफ असेट मींस वैल्यू ऑफ एंटायर असेट of the business whether they are not input tax credit has been availed thereon। मतलब क्या, आपकी टोटल असेट आपने आईटीसी लिया हो या ना लिया हो, उसमें बिल्डिंग, कार वगैरह जो भी सब कुछ लिया जाएगा, आपकी जो टोटल असेट है वो असेट में से आपने कितनी असेट वो यूनिट के साथ सामने वाले बंदे को दे दी है, डीमर्ज कर दी है, उसके बेस पे उसके अपोर्शन में आप अपना क्रेडिट शिफ्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने आपके रेगुलर बुक में यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था, वो क्लैरिफिकेशन जरूर पढ़ना और यहाँ लिख देना कि ऑल्सो रेफर क्लैरिफिकेशन इन रेगुलर नोट्स। और आपको अगर उस क्लैरिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है तो यहाँ स्टिकी नोट्स अटैच कर देना। तो जो असेट आपने ट्रांसफर की वो प्रोपोर्शनेट में आपको आईटीसी ट्रांसफर करते आएगा। हाँ, लेकिन इसकी बेसिक मिनिमम कंडीशंस क्या है? देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। मतलब क्या, जो नए बंदे को आपने सेल किया, ट्रांसफर किया या फिर अमलगमेंट किया या फिर आपने डीमर्ज किया, उसने सारी लायबिलिटीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सारी लायबिलिटीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। साथ साथ में डिक्लेरेशन आईटीसी 02 में होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए सीएसीएमए का कि भाई क्रेडिट प्रॉपर उसको दिए गए, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर क्रेडिट बाय ट्रांसफरी ऑन कॉमन पोर्टल, और लास्ट इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सो ट्रांसफर आर ड्यूली अकाउंटेड बाय ट्रांसफरी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जो ट्रांसफर यानी लेने वाला, तो जो भी हमने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स उसको ट्रांसफर किए, उसने प्रॉपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सारा अकाउंटिंग किया हुआ है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप क्रेडिट शिफ्ट कर सकते हो, ये सेक्शन 18(3) कहता है। चलो उसके बाद में रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूं। अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब हमने स्टॉक के क्रेडिट लिए, जो स्टॉक पड़े थे उसके क्रेडिट लिए, और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट यानी क्या कि जो स्टॉक के क्रेडिट है वो रिवर्स करना पड़ता है। अब रिवर्स कब करना पड़ा है? बिल्कुल उल्टी सिचुएशन ले लो, उल्टी सिचुएशन ले लो। मतलब क्या, हम पहले अनरजिस्टर्ड थे, ध्यान सुनिएगा, हम पहले अनरजिस्टर्ड थे फिर रजिस्टर्ड हुए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड थे, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख से नीचे चले गया, अब छोटा बिजनेस हो गया तो आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया होगा। बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो पर कैंसिल कर दिया होगा। या फिर ये उल्टी केस ले लो, पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे फिर कंपोजिशन में आ गए, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम तो आप हर साल चेक करते हो। इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स ईयर 1.5 या 75 या 50 लाख तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। या उल्टा ले लो, पहले आप टैक्सेबल थे फिर एग्जम्पशन में आ गए। तो एकदम इसका रिवर्सल, यानी आप देखोगे तो एकदम मैच हो जाएगा। बिल्कुल चार्ट का यही कमाल है। क्या है, रेगुलर बुक का ना ऐसे पेज टर्न करने पड़ते हैं, वो आपको जान पे आता है और कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। लेकिन चार्ट में आप इमीडिएट कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको चार्ट अच्छा लगा होगा, दिल से अच्छा लगा होगा, तो आपको क्या करना है, तो यस आप थंब दीजिएगा। यहां पे आपको अपना काम करते जाना है।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बताओ बेटा, एक मिनट। चलिए, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद में अब रिवर्सल में आ जाइए। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल केसेस, रजिस्टर पर्सन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल स्कीम ऑफ पेमेंट टू कंपोजिशन, यानी वो नॉर्मल से कंपोजिशन में आ रहा है, या उसका टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्ट हो रहा है, या वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, तीनों के लिए कॉमन प्रोविजन है। जैसे यहां मैंने थोड़ा अलग अलग बताया, पहले दो के लिए अलग है क्योंकि यहां सिर्फ कैपिटल गुड्स का ही, इनपुट्स का ही क्रेडिट मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं, और यहां अलग अलग है। यहां सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, और वो क्या ट्रीटमेंट है देखिए। अमाउंट टू बी रिवर्स इक्वलेंट टू आईटीसी ऑन, आपको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी ऑन इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। मतलब क्या, मतलब ये बेटा यहां पे कि जिस दिन आप जो है नॉर्मल से कंपोजिशन में आए उसके प्रेसिडिंग डेट, कम ऑन, ओके, उसके प्रेसिडिंग डेट को, आई रिपीट, जिस दिन आप नॉर्मल से कंपोजिशन में आए उसके प्रेसिडिंग डेट को आपको क्या करना है, उसके प्रेसिडिंग डेट को यहां पे जो भी इनपुट का स्टॉक होगा जिसका आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके थे, क्यों, क्योंकि पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, अब कंपोजिशन में आए, या पहले आप टैक्सेबल थे, अब एग्जम्पशन में आए, पहले आप रजिस्टर्ड थे, अब अनरजिस्टर्ड हो गए, तो उसके प्रेसिडिंग डेट को जितने भी इनपुट जिसके क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो वो इनपुट स्टॉक में, डब्ल्यूआईपी में या फिनिश गुड्स में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका आपने आईटीसी कितना लिया है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जितना उसका आईटीसी है, ओके, वो आपको रिवर्स करना है। और कैपिटल गुड्स होगा, हाँ, तो कैपिटल गुड्स का भी आपको रिवर्स करना है, ओके, और वो रिवर्स क्या करना है, रिवर्सल ऑन प्रोराटा बेसिस पर्टेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। यहां पे जो कैपिटल गुड्स का रिवर्स करना है आपको, ओके, कैपिटल गुड्स का रिवर्स करते वक्त आपको 5% नहीं, वो कहते हैं प्रोराटा बेसिस पे रिवर्स करना है, कम ऑन, वो क्या कहते हैं, प्रोराटा बेसिस पे रिवर्स करना है, ओके, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स आपको अज्यूम करना है। अब प्रोराटा बेसिस पे कैसे रिवर्स करना है, तो यहां अलग है, यहां पे क्रेडिट लेते वक्त 5%, और क्रेडिट लेते हुए सिंपल है, टोटल आईटीसी माइनस 5%, लेकिन आपको रिवर्स करते वक्त कैपिटल गुड्स के केस में आपको प्रोराटा बेसिस पे रिवर्स करना है। और आप आगे क्या कहते हैं देखो, आफ्टर रिवर्सल बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करके देखना, ओके, हाँ, मैंने सेक्शन 18 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनर में दिए हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एटलीस्ट एक तो भी सॉल्व करके देखना। वो क्या कहते हैं कि जो आपने आईटीसी निकाल लिया, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का प्रोराटा बेसिस पे निकाला, वो रिवर्स करने के बाद बैलेंस अगर बचेगा तो लैप्स होगा। और अगर ये रिवर्सल ज्यादा आता है, क्योंकि आपके पास बैलेंस कम है और रिवर्सल ज्यादा आ गया, तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। ओके, एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस ज्यादा है और रिवर्सल कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो एक्सेस बैलेंस है वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन आपके लेजर में आईटीसी के बैलेंस कम है और ये रिवर्सल ज्यादा आ रहा है, तो वो केस में डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। अब आपका सवाल क्या है कि सर ये प्रोराटा बेसिस कैसे निकाला जाएगा, तो ये प्रोराटा बेसिस का एक इलस्ट्रेशन मैंने यहां दिया है, पर मैं सिर्फ रिवाइज कर सकता हूं, इलस्ट्रेशन इमीडिएट अभी क्लास के बाद आपको यहां पे रिवाइज करना है। देखो वो क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स हैव बीन in use for 4 years 6 months and 15 days। ओके, एग्जाम्पल लिया है कि एक कैपिटल गुड्स जो है 4 साल 6 महीना 15 डेज यूज किया है। मतलब क्या, मतलब यहां पे पहले आप टैक्सेबल थे, फिर कंपोजिशन लेवी में आ गए, या पहले टैक्सेबल थे फिर एग्जम्पशन में आ गए, पहले आप रजिस्टर्ड थे फिर अनरजिस्टर्ड में आ गए। ओके, तो आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा था जिसका आईटीसी आपने लिया हुआ था, क्यों, क्योंकि आपका टैक्सेबल था, आईटीसी आपने लिया था, ये आपने जिस दिन स्विच हुए तब तक 4 साल 6 महीना और 15 दिन आपने यूज कर लिया, 4 साल 6 महीना 15 दिन यूज कर लिया। तो अब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची प्रोराटा बेसिस पे, तो वो एग्जांपल देखो क्या कहते हैं, द यूजफुल रिमेनिंग लाइफ इन अ मंथ 5 मंथ्स। 5 मंथ्स कैसे रहे, ओके, 5 मंथ्स मतलब, ओके, अगर, अब ध्यान सुनना, 4 साल 6 महीना 15 दिन होता है, यानी ये जो एक्स्ट्रा डेज हुए, ये डेज आपने यूजफुल लाइफ में काउंट कर लेना।
यूजफुल लाइफ में काउंट कर लेना, मतलब आप टोटल 4 साल 7 महीना हो गया, 4 साल 7 महीना, ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्स्ट्रा डेज राउंड अप फॉरवर्ड में कर लेना, यानी 4 साल 7 महीना हो गया। हमको लाइफ कितनी अज्यूम करनी है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स यानी कितने हुए? 60 मंथ्स। 60 मंथ में से यहां पे यानी 5 ईयर्स 4 ईयर्स 7 मंथ्स हो गए। ओके, तो 4 ईयर्स 7 मंथ्स हो गए, तो बचे कितने? 5 मंथ्स। तो आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची? 5 मंथ्स। तो अब वो 5 मंथ्स के हिसाब से, जैसे इसका आईटीसी समझ लो 5 लाख रुपए था, तो कैपिटल गुड्स का आपको कितना रिवर्स करना है? तो कैपिटल गुड्स का आपको रिवर्स करना है 5 लाख इंटू उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, कितना मंथ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी? 5 डिवाइडेड बाय 60। तो जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको रिवर्स करना है। यहाँ 5% पर क्वार्टर नहीं लेना है, उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी वो आपको लेना है और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना है। प्रोसीजर एंड कंडीशंस, ओके, यहां पे देखो, रिवर्सल ऑफ इनपुट शैल बी डिटरमाइंड विद करस्पॉन्डिंग टू इनवॉइसेस। इफ इनवॉइस नॉट अवेलेबल देन रिवर्सल इज बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब देखो यहां पे कितनी चालाक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्रेडिट कहती है कि जब क्रेडिट लेना है तो लास्ट 1 ईयर के ही इनवॉइस होने चाहिए, उसके पहले का स्टॉक होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन जब क्रेडिट रिवर्स करना है और बैलेंस लैप्स करवाना है, सुनो, जब क्रेडिट रिवर्स करना है और बैलेंस लैप्स करवाना है तो लास्ट 1 ईयर नहीं, यानी यहां गवर्नमेंट कहती है रिवर्सल के लिए या लैप्स के लिए या पेमेंट के लिए आपने अगर 4 साल पहले भी खरीदा होगा, 5 साल पहले भी खरीदा होगा, तो सभी स्टॉक का रिवर्सल होगा। हाँ, सभी स्टॉक का रिवर्सल होगा। गवर्नमेंट की चालाकी देखो कितना है, यानी जब रिवर्स करने हैं तो फिर 1 साल नहीं, कोई भी स्टॉक हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 5 साल पुराना है, 2017 का स्टॉक है यार मेरा, अब इतना पुराना स्टॉक है, 2017 जब जीएसटी आया था, तो अब ये तो है, तब का कोई इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है रिवर्स तो करना पड़ेगा भाई। अब तब का अगर कोई इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो आज की उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका जीएसटी, आई रिपीट, आज की उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका जीएसटी निकालो, ओके, और उतना रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर सीजीएसटी। ये रिवर्सल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। ओके, रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, डिटेल टू बी फर्निश इन आईटीसी 03। जो भी आपका रिवर्सल अमाउंट आएगा, रिवर्सल अमाउंट अगर एक्सेस होगा तो वो सिचुएशन में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। 18.4 समझ में आया? यस सर, जोर से बोलिए, यस और नो। 18.4 समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए। सभी केस में ये प्रोविजन आपको करनी है। डन 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 डन, ओके, चलो 18.6 में आ जाओ। ओके, चलिए, सॉरी बेटा, मैं एक जस्ट मिनट है। जस्ट 1 मिनट बेटा, बस हो गया। चलो आ जाइए 18.6 पे। अब 18.6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 18.6 कहता है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। आईटीसी हैज बीन टेकन इफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी,
okay, on which ITC has been taken or supplied, removed as such by way of sale, transfer, barter, etc., then registered person shall pay higher of the following. अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, ओके 18(6) बड़े ओके क्लेवरली ड्राफ्ट किया है. कैसे ड्राफ्ट किया है समझ लो. आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, कैपिटल गुड्स की वैल्यू थी 50 लाख. ओके कैपिटल गुड्स की वैल्यू थी 50 लाख, उसके ऊपर जीएसटी था 6 लाख रुपए. आपने 6 लाख का आईटीसी, ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, आपने 6 लाख का आईटीसी ले लिया. ओके ले लिया, हो सकता है यूज भी कर लिया, वॉट एवर इट में भी. अब ये कैपिटल गुड्स आप जो है सप्लाई कर रहे हो. सप्लाई कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप ये सेल कर रहे हो, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, वॉट एवर इट में भी. तो ये कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहे हो. अब सप्लाई हो सकता है कि जानबूझ के कोई प्लानिंग करके, मैंने रेगुलर क्लास में डिटेल में बताया था, आप 50 लाख का चीज 20 लाख में बेच रहे हो, 20 लाख में बेच रहे हो. अब देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर कोई भी गुड्स, क्यों ना कैपिटल गुड्स हो, कोई भी गुड्स अगर आप यहां पे या कोई भी बिजनेस असेट फॉर कंसीडरेशन बेचते हो तो सप्लाई माना जाएगा 7(1)(a) का. और अगर विदाउट कंसीडरेशन ऑन विच आईटीसी टेकन लेते हो तो वो भी सप्लाई माना जाएगा. और सप्लाई माना जाएगा तो जो आपकी वैल्यू उसके ऊपर जीएसटी आएगा. ओके तो यहां पे जीएसटी एट द रेट 12% 20 लाख पे, तो 20 लाख पे 12% कितना हुआ, 2,40,000. तो 2,40,000 का जीएसटी है. आपने जस्ट ओके इन 20 डेज, ओके इन 20 डेज 50 लाख का मशीन 20 लाख में बेच दिया होगा. कोई भी रीजन होगा, ओके भाई टेक्नोलॉजी डाउन हो गई, मशीन खराब आ गई, वॉट एवर इट में भी. अब गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को यह प्रॉब्लम है कि तुमने क्रेडिट क्लेम किया 6 लाख, हम कुछ बोले क्या नहीं बोले, लेकिन आप अभी टैक्स कितना दे रहे हो, 2,40,000. और यार ये मशीन तो तुमने 10 दिन 20 दिन ही यूज की, हमारे साथ धोखा किया, यानी क्रेडिट पूरा ले लिया 6 लाख और हमको दिया सिर्फ 2,40,000. तो गवर्नमेंट कहती है ना बाबा ना. ओके यहां पे गवर्नमेंट के क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपकी ओके कोई भी कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, जो आपकी टीवी होगी उसका जीएसटी यानी 2,40,000. तो ये जो 2,40,000 ऑप्शन वन और ओके जितना आपने क्रेडिट लिया, कितना लिया बाबा आपने क्रेडिट 6 लाख, तो 6 लाख माइनस ओके 6 लाख माइनस ओके यहां पे 5% पर क्वार्टर. ओके जो आएगा 6 लाख माइनस 5%, समझ लो आपने एक ही क्वार्टर 20 दिन यानी एक ही क्वार्टर यूज किया. ओके तो एक क्वार्टर का 5% यानी 6 लाख का 5% कितना होता है, तो 6 लाख का 5% 30,000. तो 6 लाख माइनस 30,000, ओके माइनस 30,000 यानी कितने बचे, 5,70,000. तो इन दोनों में से विचेवर इज हायर, यानी यहां पे 5,70,000 आपको पे करने पड़ेंगे. यानी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा, क्योंकि आप कुछ भी भाई नुकसान आपको होगा, गवर्नमेंट क्यों लेगी, तो गवर्नमेंट कहती है ट्रांजैक्शन वैल्यू का जीएसटी या ओके आपका जो आईटीसी था माइनस 5% पर क्वार्टर. ओके फिर जितने भी क्वार्टर होगा 5% पर क्वार्टर. ओके ओके 5% पर क्वार्टर आपने भेज दिया. यहां पे जो भी आएगा तो दोनों में से विचेवर इज हायर, कम ऑन, दोनों में से विचेवर इज हायर वो आपको यहां पे यस पे करना पड़ेगा. बस तो ये देखो क्या कहते हैं, अगर कोई भी कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी जिसका आईटीसी आप ले चुके हो और वो आप सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में पेमेंट आपका पहला आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ या जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ओके विचेवर इज हायर आपको लेना पड़ेगा. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओके इन केस ऑफ यहां पे ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, ओके मोल्ड चाहिए यहां पे, ओके डाई, जिग्स, फिक्सचर, यहां पे जिग्स और फिक्सचर्स सप्लाइड एज अ स्क्रैप, देन पर्सन में पे टैक्स ओनली ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. ओके ऑन ऑप्शन नंबर 2. मतलब क्या, अगर वो ब्रिक्स होगी, मोल हो गए, डाई हो गए, जिग्स, फिक्सचर्स हो गए, तो उसको आप ये 5% वाला क्राइटेरिया मत लगाना. अगर वो एज अ स्क्रैप बेचा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो एज अ स्क्रैप बेचा जाए, मोल, डाइज यानी साचा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एज अ स्क्रैप बेचा जाए, तो उसकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो ट्रांजेक्शन वैल्यू का ओके जो जीएसटी आएगा उतने दिया जाएगा. ओके चलिए, तो ये हमने देखा यहां पे रिगार्डिंग टू सेक्शन 18. आई रिपीट सेक्शन 18. तो इस तरह से हमने सारे प्रोविजन सेक्शन 18 के कंप्लीट हुए. अब आपको क्या करना है, आपको जो है बस यहां पे इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस, ओके 2-3 क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है. ओके बहुत अच्छे से आपका यहां पे कवर हो जाएगा. डन, यस और नो. चलिए अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स. हो सकता है आपको नोट्स आ गई होगी, नहीं आई होगी, वॉट एवर इट में भी. ओके यहां पे अगर आपके पास नोट्स नहीं भी होगी तो भी स्क्रीन से मैं हर पॉइंट समझा देता हूं, फिर आपने इमीडिएटली नोट से पढ़ लेना.
और अगर आपके पास होगी तो मेरे साथ फटाफट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, कौन सा? पेमेंट ऑफ टैक्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। सबसे पहले खास बात बता दूं, ये पेमेंट ऑफ टैक्स एक पेज में पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया है। यानी मैं आपको ये कहूंगा कि चैप्टर के अलावा बस क्वेश्चन है पढ़ लेना, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें हम चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। यस और नो? चलो ठीक है। यहां पे और मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये एरिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अभी कहाँ करना है। ओके, किसके क्वेश्चंस आपने फटाफट देख लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। मेनली ये चैप्टर जो पेमेंट ऑफ टैक्स में 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा ओके आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये 3 रजिस्टर आपके कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे मेंटेन होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की जितनी भी प्रोविजंस है हम यहां खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की सारी प्रोविजंस यहां खत्म कर देंगे, और लायबिलिटी रजिस्टर की सारी प्रोविजंस हम यहां खत्म कर देंगे। सो आर यू रेडी? यस। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के मैंने 2 पार्ट किए। पहले ओके आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जीएसटीएन पोर्टल पे पैसा कैसे डालोगे, और जो कैश लेजर में आपने पैसा डाला है वो कैसे यूज करोगे। ओके, वेरी सिंपल। ओके, आपको जब भी जीएसटी पेमेंट करने हैं थ्रू चालान, तो वो डायरेक्ट टैक्स के अगेंस्ट में नहीं होते। आपका पैसा जो कॉमन पोर्टल पे एक लेजर मेंटेन करता है गवर्नमेंट, उसमें जमा होता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसमें आप जो पैसा डाल सकते हो वो इंटरनेट बैंकिंग या आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या एनईएफटी या आरटीजीएस, ये चारों में से कोई भी मोड में आप डाल सकते हो, जिसमें पेमेंट जो होगा आपका एक चालान होता है, चालान पीएमटी 06 चालान होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इसके थ्रू आप जो है पैसा डाल सकते हो। ओके, पीएमटी 06 चालान, और ये जो 4 मोड में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 मोड में जब आप पैसा डालोगे तो उसके लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, आप कितना भी डाल सकते हो, 1 रुपए से लेके तो करोड़ों रुपए आप ओके ये मोड के थ्रू डाल सकते हो। सर इसका क्या रिलेवेंस है बताता हूं थोड़ा आगे। हाँ, आपने जो कैश लेजर में पैसा जमा किया है वो किसके लिए यूज कर सकते हो? तो देखो नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी माइनस क्रेडिट, जो क्रेडिट होगा आपको टेबल याद होगा, तो टोटल आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी, तो नेट जो बचेगा वो आपको कैश लेजर के थ्रू पे करना पड़ेगा, तो आप उसको यूज करोगे ये कैश लेजर को। तो ये कैश लेजर कौन से पेमेंट के लिए यूज होगा? जो आपको नेट टैक्स देना है आफ्टर क्रेडिट टैक्स के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट की लायबिलिटी होगी तो उसके लिए। तो बेटा यहां पे टैक्स, इंटरेस्ट लायबिलिटी, पेनल्टी होगी या कोई फीस होगी या कोई एनी अदर पेमेंट, मतलब इन सिंपल वर्ड आपका कैश लेजर सारे पेमेंट्स के लिए यूज कर लिया जाता है। ओके, अब आप जो पेमेंट करते हो चालान के थ्रू करते हो, पीएमटी 06 चालान। ओके, और चालान जो है ऑनलाइन जनरेट होती है और ऑनलाइन आप पेमेंट करते हो। लेकिन एक कंसेप्ट मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो है ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओके, ये ओटीसी ओवर द काउंटर क्या कंसेप्ट है? मतलब कभी कभी क्या आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, ओके, और आप बैंक में जाके चालान लेते हो, और वो चालान वहां बैंक के क्लार्क को देते हो या वहां कोई ऑफिसर को देते हो कि भाई मुझे जीएसटी पेमेंट करना है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं दे रहे हो, बैंक में जाके आप जो है चालान दे रहे हो, तो वो सिर्फ अलाउड है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ अलाउड है 10,000 तक, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड ही अलाउड होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब आपको इंपॉर्टेंट समझेगा, यानी ये 4 मोड से पे करना है तो अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक। लेकिन आप अगर बैंक में जाके ओवर द काउंटर पे कर रहे हो, ऑनलाइन पे नहीं कर रहे हो, तो 10,000 मैक्सिमम 10,000 के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन कि जहां हम 10,000 के ऊपर भी ओवर द काउंटर कर सकते हैं, लिखना है तो लिख देना ओवर द काउंटर कर सकते हैं। तो 3 केस में, अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद टैक्स देना चाहता है, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर या अदर ऑथराइज प्रॉपर ऑफिसर टैक्स देना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आप 10,000 के ऊपर भी दे सकते हो ओवर द काउंटर। या कोई आउटस्टैंडिंग ड्यू हो गए, भाई किसी का इन्वेस्टिगेशन हो गया, स्क्रूटिनी होगी, उसमें पैसा, उसके ड्यूज हो गए, तो गवर्नमेंट ये थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं तू ऑनलाइन ही पे कर, गवर्नमेंट कहेगी ला पैसा, हम देते हैं बैंक में। तो आउटस्टैंडिंग ड्यू या इन्वेस्टिगेशन के केस में कि गवर्नमेंट जो भी पैसा मिलेगा, ड्यूज मिलेंगे, वो बैंक में जाके खुद भरेगी, फिर वो करोड़ रुपए हो कि मिलियंस ट्रिलियंस रुपीज हो, ओके, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 3 रिस्ट्रिक्शन आपने याद रखना है। उसके बाद में चालान जो वैलिड रहता है, ओके, अगर आपने चालान क्रिएट किया तो ये 15 दिन तक वैलिड रहेगा।
ओके अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट करता है, होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन आना बाकी है और आप पे कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे करता है तो उसको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है और वो टेम्परेरी नंबर पे कर सकता है जब तक उसका जीएसटी नहीं आता है। ओके आपने पेमेंट करने के बाद गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जैसे ही जाता है एक CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है जो 18 डिजिट्स का होता है। और ये जो बारकोड के टाइप जो डिजिटल नंबर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पे जब भी आपको पेमेंट का प्रूफ देना रहा तो ये CIN बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ CIN कलेक्टिंग बैक द सेम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर। अब जैसे आपने चालान दिया PMT 06 CIN जनरेट हुआ और CIN जनरेट होने के बाद वो अमाउंट गवर्नमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर देती है, यानी आपने जो पैसा दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर देती है। यहां पे अगर आपका CIN नहीं जनरेट हुआ तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा उसी दिन ये माना जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया। जैसे आपकी ड्यू डेट है 20 तारीख, तो 20 तारीख तक गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमने पे कर दिया, हमारे अकाउंट से कट हो गया, पर 20 तारीख को गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं गया, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में 22 तारीख को गया। जब लास्ट डे को पेमेंट करते हो तो ऐसा होता है, तो गवर्नमेंट 2 दिन का आपको इंटरेस्ट लगाएगी। गवर्नमेंट कहेगी वो नहीं पता तुम्हारे अकाउंट से कब डिडक्ट हुआ, हमारे अकाउंट में कब आया, ऑनलाइन वो 22 को रिफ्लेक्ट हुआ, तो हम 2 दिन का इंटरेस्ट तुमको चार्ज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये सिंपल पॉइंट्स है, ये आपने लर्न कर लेना। देखो मैंने ये भी नहीं छोड़ा कि आपको अगर शॉर्ट नोट आ गई कि भाई CPIN क्या होता है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब आप चालान जनरेट करते हो तो ये CPIN जनरेट होता है। फिर CIN कब, जब आप पेमेंट करते हो तो CIN जनरेट होता है जो 18 डिजिट का होता है, और BIN मतलब बैंक रेफरेंस नंबर। तो ये जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट है, ये भी आपने पढ़ लेना। मैंने ये चार्ट में लगभग मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट कवर कर लिए। आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको रेगुलर बुक से तो आपको पता चल जाएगा, आपने मेरा क्लास किया और नहीं भी किया हो तो भी पता चल जाएगा। और अगर आपको ये चार्ट के साथ साथ कुछ एडिशनल ऐड करना है जो आपको लगता है तो आप इजीली अपने यहाँ पे उसकी नोट्स बना के ऐड कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब यूटिलाइजेशन ऑफ माइनर एंड मेजर हेड, मैं आपको ये बता दूं माइनर और मेजर हेड का यूटिलाइजेशन अलाउड है। देखो मैंने क्या दिया है कंसेप्ट, बहुत सी बार क्या हो जाता है कि यहां पे माइनर और मेजर हेड जो होते हैं, बता दूं जैसे यहां पे CGST, SGST और IGST, इसमें टैक्स का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, पेनल्टी का पैसा, अदर फीस का पैसा। कभी कभी क्या होता है आपने टैक्स 1 लाख रुपए इसमें ज्यादा डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। अब जब आपका पूरा महीना होने के बाद पता चलता है कि CGST कम है और IGST ज्यादा है, पर आपने पैसा किस में डाल के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, CGST में, तो लॉ ये कहता है कि यहां पे आप नॉर्मली डायरेक्ट नहीं शिफ्ट कर सकते। मतलब उसका ये कहना है कि आप ये जो बैलेंस है आपका इस मंथ में, आपने जो हेड में पैसा डाला है, CGST के मेजर हेड के टैक्स माइनर हेड में पैसा डाला है, पर आपका इस मंथ का इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, इंट्रा कम हुआ और इसमें एक्सेस बैलेंस है, तो आप एक्सेस बैलेंस डायरेक्ट नॉर्मली नहीं, इसके लिए एक फॉर्म होता है PMT 09। तो PMT 09 आपको कॉमन पोर्टल पे भरना पड़ेगा और इधर का पैसा आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, IGST, तो IGST के लिए यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मत यूज करो, PMT 09 चालान के थ्रू आप रूट कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि आप कोई भी माइनर हेड का पैसा किसी भी मेजर हेड माइनर हेड में शिफ्ट कर सकते हो। यानी इंटरेस्ट आपने डाल के रखा हुआ है, पेनल्टी आपने डिपॉजिट करके रखा हुआ है, पर ये CGST में डिपॉजिट करके हुआ है और यहां से आपको IGST या SGST में जो आपने कैश लेजर के थ्रू पे किया है वो शिफ्ट करना है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए चालान कौन सी चाहिए बेटा, तो उसके लिए ये होती है PMT 09 चालान। ये चालान आपको यूज करना पड़ेगा और इसके थ्रू जो है आप शिफ्ट कर सकते हो। छोटा सा आइदर MCQ क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर या 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ख्याल रहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या आता है, इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड जो कॉमन पोर्टल पे होती है। जो आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया क्या क्या, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वाया इंटरनेट, RTGS, वो क्रेडिट साइड में आता है। प्लस आपका जो GST का TCS कटता है, सामने वाली पार्टी TDS काटती है, वो भी क्रेडिट साइड में आता है। और
फिर यहां से पैसा जाता है लायबिलिटी रजिस्टर में फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्लाई होने के बाद जो एक्सेस बैलेंस अगर आपने डिपॉजिट करके रखा होगा और एक्सेस बैलेंस आ रहा है, तो एक्सेस बैलेंस का आप चाहो तो रिफंड भी क्लेम कर सकते हो या नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ओके, या आप नेक्स्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या देखा, पैसा कैसे जमा होता है और ये पैसा किसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा देखो, अपने आप को ऐसा बिल्कुल रूम में बंद कर देना और चार्ट, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसे जमा होता है, कैसे यूज होता है, चालान के सारे पॉइंट्स, फिर कुछ शॉर्ट नोट, उसके बाद में क्या हम एक हेड में पैसा जमा किए, मेजर हेड, माइनर हेड, और दूसरे हेड में शिफ्ट करने हैं तो क्या हम कर सकते हैं, यस। ओके, और एक अगर लेजर बनाना हो कॉमन पोर्टल पे तो कैसा, जो डिपॉजिट किया या टीडीएस टीडीएस क्रेडिट साइड और जो यूज किया डेबिट साइड, बाकी का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो चलिए, ये पूरा कंसेप्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। ओके, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर में पैसा कहां से आएगा, क्रेडिट लेजर में आप डिपॉजिट नहीं करते हो, आपका सप्लायर जो जीएसटी पे करता है, सुनिएगा, ओके, आपका सप्लायर जो जीएसटी पे करता है वो आप जीएसटी पे करता है और जीएसटीआर 1 फाइल करता है, तो वो आपके जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे 2A जो है अब बंद हो गया है, मतलब बंद होने जा रहा है, और 2B जो है ओके वो मेन बन जाएगा। तो 2A और 2B लगभग सेम फॉर्म है, तो वो आपके यहाँ पे 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होगा, और वो जो रिफ्लेक्ट होगा 2A और 2B में, वो पैसा आप यूज कर पाओगे। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप अपना आईटीसी यूज करोगे तो आईटीसी सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टैक्स के लिए ही यूज होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे ओके आपके जो टैक्स ड्यूज है वो जीएसटी है और अदर इंटरेस्ट पेनल्टी, तो आप जो है आपका कैश लेजर जीएसटी पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और अदर अमाउंट के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट लेजर ओनली जीएसटी पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। क्या मैं मेरा आईटीसी क्रेडिट, शॉर्ट नोट आ सकती है, एमसी क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं मेरा आईटीसी क्रेडिट इंटरेस्ट पेनल्टी फीस या अदर अमाउंट के लिए यूज कर सकता हूं, क्या नहीं, उसके लिए कैश लेजर ही यूज होगा। ओके, क्रेडिट यूटिलाइज करते वक्त आपका पूरा ध्यान होना चाहिए क्या कि आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में फर्स्ट, फिर एनी प्रोपोर्शन में, आईजीएसटी कंप्लीटली यूज होने के बाद सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी, और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी में आप यूज कर सकते हो, लेकिन क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी अलाउड नहीं है। ओके, तो ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन में देख लिया। चलो, तो क्रेडिट की, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की सारी बातें हो गई कि वो किसके लिए यूज होगा, कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसकी जो क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड यहां पे जो आपने टैक्स सेल्फ असेस किया, ध्यान सुनिएगा, सेल्फ असेस मतलब ये जो आपके जीएसटी या 2A या 2B में आया, ओके, और आपके एलिजिबल आईटीसी एज पर सेक्शन 17 एज पर 16 बाय लॉ आप 3B में क्लेम कर रहे हो। अभी सेल्फ असेस मतलब जो रिफ्लेक्ट हुआ और आप 3B में ब्लॉक क्रेडिट हटा के सभी कंडीशन फुलफिल करके 3B में क्लेम करते हो कि मुझे इतना आईटीसी मिलेगा, वो इतना क्रेडिट साइड में जाएगा, और फिर वो आपकी जो लायबिलिटी होगी ओके फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, उसके लिए यूज किया जाएगा। एक कंसेप्ट देखते हैं, रिफंड। ओके, अब समझ लो मेरा कैश लेजर में, ध्यान सुनिएगा, मेरा कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में एक्सेस बैलेंस है। कैश लेजर में मैंने पैसा ऑलरेडी बहुत डिपॉजिट करके रखा हुआ है और मेरे टैक्स ड्यूज क्लियर हो गए हैं, ओके, और बैलेंस एक्सेस पड़ा है, या मेरे क्रेडिट लेजर में मेरे पास बहुत सारा एक्सेस क्रेडिट है। तो दो चीजें, एक तो वो कैरी फॉरवर्ड करो या फिर उसका रिफंड क्लेम करो। तो रिफंड में वो क्या कहते हैं, अगर आपका एक्सेस बैलेंस होगा, जब भी मैं एक्सेस बैलेंस को मतलब सारे ड्यूज क्लियर हो गए टैक्स के, और आपके पास एक्सेस बैलेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का एक्सेस बैलेंस आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। जस्ट आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है और आप क्लेम कर सकते हो उसका रिफंड कभी भी मांग सकते हो कि भाई मैंने कैश डाला हुआ है, सब टैक्स क्लियर हो गया, ड्यूज क्लियर हो गया, मुझे वापस करो। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस हो गए, इन सिंपल वर्ड आपके आईटीसी के एक्सेस क्रेडिट हो गए, आपने परचेसेस ज्यादा कर लिए, एक्सेस क्रेडिट हो गए, तो आईटीसी के एक्सेस क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलता है। आई रिपीट, एक्सेस क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलता है, बस ये दो ही केस में मिलता है।
और कौन से दो केस में मिलता है? जीरो रेट सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट सप्लाई, एसईजेड सप्लाई, और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मतलब क्या बेटा? आउटपुट टैक्स रेट इज लोअर देन इनपुट टैक्स रेट। मतलब आपका आउटपुट टैक्स रेट 10% है, सॉरी 12% है, इनपुट 28 है, तो ऐसे केस में उसको इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये दो ही केस में आपको इसका रिफंड मिलता है, बाकी आपको इसका रिफंड नहीं मिलता है। चलिए, तो आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब रूल 86A जो आपके आईटीसी के यूज को रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। ओके, इफ कमिश्नर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट आईटीसी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फ्रॉड करके आईटीसी लिया है या इनएलिजिबल, ही में रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टिल द सिचुएशन गेट क्लियर करेक्टेड। मतलब क्या? मतलब उसको डाउट है कि सेक्शन 16 में गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हुआ तो भी आईटीसी ले लिया, आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया तो भी आईटीसी ले लिया, आपने फेक इनवॉइस पे आईटीसी ले लिया, आईटीसी 17 में ब्लॉक क्रेडिट था आईटीसी ले लिया, ओके, उसके बाद में एग्जम्प्टेड था आईटीसी ले लिया। हमारे ऑफिसर को किसी भी रीजन से ऐसा लगा कि आपने आईटीसी फ्रॉडुलेंटली लिया है या फेक इनवॉइस पे लिया है या वो अभी इनएलिजिबल नहीं है, तो वो आपने जो क्रेडिट क्लेम कर लिया उसको वो रोक सकता है, उसका यूज रोक सकता है, उसको फ्रीज कर सकता है, ओके, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उसका यूटिलाइजेशन टिल, जब तक आप सिचुएशन क्लियर नहीं कर सकते। तो इसकी 4 सिचुएशन है, ओके, यहां पे, ओके, तो ऐसे केस में ये चारों सिचुएशन में माना जाएगा, ये 4 सिचुएशन में माना जाएगा कि उसने फ्रॉडुलेंटली लिया है या इनएलिजिबल है। पहला, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय नॉन एग्जिस्टेंस सप्लायर यानी रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन नॉट डूइंग एनी बिजनेस, यानी फेक इनवॉइस, यानी जो सप्लायर आपको इनवॉइस दे रहा है अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, पूरा फेक बनाया गया, या वो जहां से बिजनेस कर रहा है वो प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है, तो वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा, इनएलिजिबल माना जाएगा। या फिर आपने आईटीसी लिए विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, सेक्शन 16 की एक कंडीशन है, और सेक्शन 16 की एक कंडीशन वो क्या कहती है? वो कहती है कि आपने आईटीसी तभी लेना चाहिए, कौन? आपने आईटीसी तभी लेना चाहिए जब गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाएगा। अगर गुड्स और सर्विस नहीं रिसीव हुए और आपने आईटीसी लिए तो इनएलिजिबल आईटीसी माना जाएगा। उसके बाद में आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स विच हैज नॉट बीन पेड बाय सप्लायर, आप एक कंडीशन है सेक्शन 16 की, आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया होगा तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है, ओके, और आपने ले लिया तो वो भी इनएलिजिबल माना जाएगा। आरपी टेकिंग आईटीसी इज नॉन एग्जिस्टेंस और नॉट डूइंग बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो आईटीसी ले रहा है रिसिपिएंट, देखो पहली कंडीशन में सप्लायर फेक है, तो थर्ड कंडीशन में जो रिसिपिएंट क्रेडिट क्लेम कर रहा है वो फेक है या वो बिजनेस नहीं कर रहा, या फिर आपके पोजीशन में टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं है, तो ये सिचुएशन में ओके आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन ओके मैक्सिमम 1 ईयर तक रहेगा, यानी ये 1 ईयर के अंदर अंदर ऑफिसर को भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये फेक प्लेस है, फेक इनवॉइस है, ओके, आइदर सप्लायर या रिसिपिएंट या गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए हैं, तो उसको भी प्रूव करना पड़ेगा। ओके, 1 साल तक ये रिस्ट्रिक्शन रह सकता है। ये रूल 86A है। उसके बाद में मैं आ जाता हूं आईटीसी पे एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस, और वो 86B। मैं पहले ही कह दूं कि इसके जो एक्सेप्शंस वगैरह है जिसको पढ़ना है ओके आपके बुक में दिए वो पढ़ लेना, एज वेल एज इसके प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिए रूल 86B के, वो आपने देख लेना। ओके, ये क्या कहता है? रूल 86B कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरपी शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी। Okay, in case where value of taxable supply other than exempt supply or zero rated supply in month exceeds the 50 lakhs. Okay, मतलब क्या? मतलब वो कैसे? ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट वैल्यू, ओके, ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख, ओके, वर्डिंग देखो, 50 लाख से ज्यादा है, एक्सीड्स 50 lakhs, ठीक है, एक्सीड्स 50 lakhs, उसको ये रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ओके, बहुत सी बार आपके पास आईटीसी गुड्स का या सर्विस का आईटीसी ज्यादा होता है, गवर्नमेंट यहां पे थोड़ा ओके छिंदी चोरी कर रही है, आपके पास 50 लाख का आईटीसी है और आपका जो आउटवर्ड सप्लाई ओके यहां 30 लाख ही आ रहा है, तो ऐसे लोगों का जिसकी, ये सबको लागू नहीं होगा, पहली कंडीशन जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख के ऊपर होगी उस टैक्स पीरियड की,
उस टैक्स पीरियड की 50 लाख के ऊपर होगी, ओके, उनको ये रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। अब नॉर्मली एक लेमैन क्या क्या सोचता है, अरे यार मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 30 है, आईटीसी 50 है, मतलब क्या मैं पूरा आईटीसी यूज कर लूंगा, यानी लेस आईटीसी आप पूरा यूज कर लोगे क्योंकि आपके पास इनफ बैलेंस है। ओके, तो आउटपुट टैक्स क्या हुआ, नील, आउटपुट टैक्स क्या हुआ, नील। अरे वाह वाह क्या अच्छा हुआ, मुझे कुछ भी नहीं देना है। गवर्नमेंट कहती है ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होगा। अगर तेरा उस टैक्सेबल पीरियड का टैक्सेबल वैल्यू जो है 50 लाख से ज्यादा होगा तो तुझे ये शर्त से जाना पड़ेगा कि तू क्रेडिट पूरा नहीं यूज कर सकता। ओके, तेरी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ख्याल रहे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इसका 99% ही तू यूज कर पाएगा। सॉरी, हाँ वर्डिंग देखो क्या है, वो कहते हैं कि 99% ऑफ सच लायबिलिटी, यानी तू 99% ऑफ सच लायबिलिटी यानी क्या, इतना, तो तू यहां पे 27 लाख नहीं 29,70,000 29,70,000 ही यूज कर पाएगा, यानी इसका 99% यूज कर पाएगा। तुझे नेट टैक्स पेबल ओके 1% यानी 30,000 रुपए तुझे देना ही पड़ेगा। अरे सर मेरे पास तो एक्सेस क्रेडिट था, एक्सेस होगा लेकिन तुझे 30,000 देना पड़ेगा। मतलब तेरा बैलेंस जो यहाँ पे कितना रहना चाहिए, तूने 2970 यूज किया, मतलब 20,30,000 का बैलेंस रहेगा। ओके, यानी तुझे 1% तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। ओके, 1% तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। ये रूल 86 भी था। ओके, मैंने हो सकता है रेगुलर क्लास में आईटीसी चैप्टर में लिया हो या पेमेंट ऑफ टैक्स में लिया हो, वो मत देखना। ओके, आईटीसी चैप्टर में मिल जाएगा आपको या पेमेंट ऑफ टैक्स में मिल जाएगा आखिरी में। ओके, तो ये आपको 1% देना ही पड़ेगा। पर ख्याल रहे ये किसको लागू है, जिसका यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू उस मंथ का 50 लाख के ऊपर है। अगर कम वाला, सर मेरी कम होगी तो फिर तो आप पूरा यूज कर सकते हो, उसको लागू नहीं होगा। ओके, तो यहां और इसके कुछ एक्सेप्शन है, आप रेगुलर बुक्स में पढ़ लेना। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, वो कहते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम और जीरो रेट सप्लाई। ओके, इन अ मंथ एक्सीड 50 लाख, मतलब क्या, मेरा यहां पे वैल्यू हुई ओके, यहां पे 70 लैक्स। ओके, 70 लैक्स, तो वो क्या कहते हैं, अगर टोटल वैल्यू तुम्हारी 70 लैक्स है, इसमें से अगर आपका कोई एग्जम्प्ट होगा तो उसको लेस कर दो। तो अगर आपका एग्जम्प्ट होगा यहाँ पे 10 लाख, तो चलो ये 10 लाख रिमूव कर दो। उसके बाद में जीरो रेट सप्लाई होगा आपका 5 लाख। ओके, ये रिमूव कर दो। इसके बाद कितना बचा, इसके बाद तुम्हारा बचा यहाँ पे 55 लैक्स। तो 55 लैक्स एक्सीड 50 लाख, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हुई, तो आपको ये शर्त लागू हो जाएगी। आपको 1% तो कम से कम ई कैश लेजर से देना पड़ेगा। दूसरा ले लो, आपका 55 लाख है। ओके, टोटल 55 लाख है, उसमें से 10 लाख एग्जम्प्ट है और 5 लाख जीरो रेटेड है। इवन दो टोटल 50 लाख के ऊपर जा रहा है, पर ये कम करने के बाद आपका कितना बचा, तो आपका यहां पे बचा 40 लाख। तो ये 40 लाख यानी 50 लाख से नीचे है, तो आपको ये 1% का शर्त लागू नहीं होगा, आप पूरा आईटीसी ले सकते हो। प्लस इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो आपने देख लेना है। चलो, यहां पे हमने ये पॉइंट देख लिया, समझ में आया आपके। चलो नेक्स्ट हम आप यहां पे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, अब देखो क्या होता है कि आपका लायबिलिटी रजिस्टर जितना भी आपका आउटपुट टैक्स होगा, वो आउटपुट टैक्स में से, ध्यान सुनना, वो आउटपुट टैक्स में से पहले क्रेडिट लेजर यूज करेगा और क्रेडिट लेजर होने के बाद कैश लेजर यूज करेगा। तो ऑल लायबिलिटी शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये आपका डिस्चार्ज कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे आप टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे। तो ये पोर्टल क्या काम करता है, सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड, जब भी आपने कैश लेजर में पैसा जमा किया या आपने क्रेडिट लेजर में पैसा आया, तो ये कॉमन पोर्टल आपकी पहले जो पुराने टैक्स पीरियड की लायबिलिटी है वो एडजस्ट करता है, करंट नहीं, पहले पुराना एडजस्ट कर लेता है। पुराना टैक्स पीरियड की लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद फिर जो आपने सेल्फ असेस टैक्स किया है, सेल्फ मतलब खुद असेस किया था पुराना जो ड्यू बाकी था, और अभी जो है वो करंट टैक्स पीरियड का एडजस्ट कर लेता है। पर ये दोनों भी आपने असेस करके बताया हुआ है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में अगर कोई अदर पेमेंट या डिमांड होगी जो आपने असेस करके नहीं बताई, ऑफिसर ने डिमांड की है,
पहले आपका सेल्फ असेस टैक्स पुराना एडजस्ट करेगा, फिर आपका करंट टैक्स पीरियड का एडजस्ट करेगा, और फिर कोई ऑफिसर की डिमांड ऑर्डर होगी तो फिर वो एडजस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आपका कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से पैसा लिया जाएगा और आपके टैक्स पेमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ओके, उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टेन लायबिलिटी ओनली टू बी डिस्चार्ज थ्रू कैश लेजर। मतलब क्या, कुछ लायबिलिटी के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में पेमेंट होता है तो उसके लिए क्रेडिट लेजर यूज नहीं किया जाता है, ओनली कैश लेजर ही यूज किया जाता है। कौन कौन से, तो टीडीएस टीसीएस के पेमेंट हो गए, या रिवर्स चार्ज बेसिस वाले पेमेंट हो गए, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है कि जब आप रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे करते हो तो आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन टैक्स होगा तो आप उसको क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस होगा तो आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो। हम पहले ही देख चुके हैं कि आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो, इसके लिए कैश लेजर ही यूज होगा। और रिडक्शन इन पेनल्टी, मतलब आपका टैक्स अगर कम हुआ तो आपकी पेनल्टी भी कम हो जाएगी अगर कोई डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन वगैरह होगा तो। चलिए, तो इसमें हमने सारा डिस्कशन देख लिया पेमेंट ऑफ टैक्स पे। एक ही पेज में मैंने पूरा चैप्टर सारी प्रोविजंस कवर कर लिए। यहाँ पे मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये और क्वेश्चन है, दैट्स ऑल, चैप्टर इज ओवर। आईटीसी हमने 3-4 पेजेस में खत्म कर दिया। ये देखो, मैं आपको इतना कंसाइज करके दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप मुझे याद करोगे कि यस, डे बिफोर एग्जामिनेशन फटाफट आपने चार्ट देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट आरटीपी के क्वेश्चंस देख लिए, दैट्स ऑल, इट्स ओवर। ओके, तो समझा क्या, आपको समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। मजा आया? जो अभी सेशंस देख रहे हैं, इसके बाद भी जो सेशंस देख रहे हैं, कटौती नहीं करना। ओके, मजा आया तो अपने आप को एक्सप्रेस करो, लाइक करो। हाँ, सॉरी, एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहेगी, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो भाई, आपने टैक्स कब देना चाहिए? अगर आप मंथली स्कीम में होगे और क्यूआरएमपी स्कीम में होगे। अगर आप मंथली स्कीम में होगे तो अगले महीने के 20 तारीख तक, जब आपका जीएसटीआर 3 भी देना है, और क्यूआरएमपी स्कीम में होगे तो आपको टैक्स मंथली देना है और अगले महीने के 25 तारीख तक। ओके, यानी रिटर्न क्वार्टरली जाएगा पर पेमेंट मंथली जाएगा। अगर पहले दो, फर्स्ट मंथ, ओके, सेकेंड मंथ तो अगले महीने की 25 तारीख, और थर्ड मंथ तो थर्ड मंथ में जब आप जीएसटीआर 3 भी दे रहे हो, फिर वो हो सकता है 22 तारीख, हो सकता है 24 तारीख। ओके, तो जो आपकी जीएसटीआर 3B की डेट होगी वो डेट, तो यहाँ पे 20 तारीख अगले महीने की, और यहाँ पे 25 या फिर थर्ड मंथ की लायबिलिटी जब आप जीएसटीआर 3B दे रहे हो तब आएगा, तो वो आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो अगर आपने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया, क्योंकि आपकी कैश लेजर की लायबिलिटी आ रही थी और आपने पेमेंट नहीं किया, तो 18% पर एनम से आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके जरूर जाना। ओके, और 18% पर एनम कब से? तो नेक्स्ट डे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट होगा टिल द एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या? Okay, provided that interest on tax payable shall be levied on that portion of tax that will be debited to electronic cash ledger। मतलब ये हुआ कि आपकी ग्रॉस लायबिलिटी है, ध्यान से सुनना, और आपकी ग्रॉस लायबिलिटी है 50 लाख रुपए, जिसमें से आईटीसी जो है आपका वो है 30 लाख रुपए। यानी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से देना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना आएगा वो कितना आएगा भाई? वो आएगा 20 लाख रुपए। तो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करना है उस पर इंटरेस्ट आएगा, यानी आपके ग्रॉस लायबिलिटी पे नहीं आएगा। ये 20 लाख रुपए पे इंटरेस्ट आएगा इंटू 18% इंटू जो भी नंबर ऑफ डेज होगा। समझ लो आप 20 दिन लेट हो गए तो 20 डिवाइडेड बाय 365, अगर तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन इसका एक और मीनिंग देखो, और क्या मीनिंग देखो भाई, आपकी दो लायबिलिटी थी। एक लायबिलिटी जो थी वो आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी थी। आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी थी, और एक दूसरा आरसीएम की आपकी लायबिलिटी थी।
वही आरसीएम में रिवर्स चार्ज, पर वो इनवर्ट सप्लाई की लायबिलिटी थी। अब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो है 50 लाख, ओके, और आपका आरसीएम है 5 लाख रुपए, ओके, आपका आरसीएम है 5 लाख रुपए। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख रुपए, तो ये तो आपको मालूम है आपका जो आईटीसी है वो आप आईटीसी यूज करना है, तो आप आरसीएम पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। आपके पास 30 लाख का आईटीसी है, तो 30 लाख का आईटीसी आप सिर्फ आउटपुट टैक्स में यूज कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब आपको 20 लाख रुपए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करने हैं, ई कैश लेजर को, ओके, आपको डेबिट करने हैं 20 लाख, प्लस 5 लाख आरसीएम के डेबिट करने हैं, ओके, ये 5 लाख आरसीएम के डेबिट करने हैं। तो इन शॉर्ट आपकी जो लायबिलिटी आएगी, हाँ, ये आईटीसी में आपका आरसीएम का भी आईटीसी कवर हो गया, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पे करना है, तो आपको 25 लाख पे करना है, तो ये 25 लाख पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। इसलिए एग्जाम में लिखते वक्त नेट लायबिलिटी वर्ड मत यूज करना, क्योंकि नेट लायबिलिटी मतलब फिर हुआ वो तो ये हुआ 20 लाख ही हुआ आपकी नेट लायबिलिटी, नहीं। एग्जाम में वर्ड यूज करना कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट किया जाएगा, मतलब आपकी आउटपुट नेट टैक्स लायबिलिटी प्लस आरसीएम, ये दोनों का मिला के, ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट होगा उस पर इंटरेस्ट निकाला जाएगा, अगर वो आपने ड्यू डेट को पे नहीं किया हो। डन डना डन डन। इस तरह से हमारा सेक्शन 50 भी खत्म होता है। मजा आ गया आपको? यस और नो? बोलिए जोर से, यस और नो? तो चलो आज का रिवीजन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन कल होगा, पर कैसा बेटा, साथ साथ में मैं चार्ट बना रहा हूं, और चार्ट बनाने के लिए मैं घंटों बैठ रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि एक आध दिन कम ज़्यादा हो, पर आप अपनी पढ़ाई चालू रखिएगा, सेल्फ स्टडी चालू रखिएगा। ये तो रिवीजन मेरे तरफ से आपको एक्स्ट्रा या सपोर्ट है। डन? तो चलिए दोस्तों, मजा आया? आज का सेशन यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।